सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में लिखेगा, इट इज अ इमेजिनरी, इट इज अ इमेजिनरी फोर्स, इट इज अ इमेजिनरी फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में लिखेगा, इट इज अ इमेजिनरी फोर्स विच डिपेंड्स ऑन, which depends on, it is a imaginary force which depends on frame of reference, which depends on frame of reference, which depends on frame of reference. It is a imaginary force which depends on frame of reference. Next point लिखिएगा, thus it is also called pseudo force, इट इज ऑल्सो कॉल्ड सूडो फोर्स, मतलब इमेजिनरी फोर्स को ही हम लोग सूडो फोर्स बोलते हैं। याद है ना, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में हम लोगों ने सूडो फोर्स पढ़ा था। इट इज ऑल्सो कॉल्ड सूडो फोर्स विच एक्ट्स रेडियली आउटवर्ड्स, विच एक्ट्स रेडियली आउटवर्ड्स, विच एक्ट्स रेडियली आउटवर्ड्स ऑन द बॉडी, which acts radially outwards on the body, moving along the circle, moving along a circle, moving along a circle, circle is called centrifugal force, is called centrifugal force। ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट लिखेगा, even through, even even, even through THROUGH, even through centripetal force and centrifugal force, even through centripetal force and centrifugal force are equal in, are equal in magnitude, are equal in magnitude but opposite in direction, equal in magnitude but opposite in direction, opposite in direction, opposite in direction। मतलब क्या हुआ जानते हैं क्या, कि सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है। बच्चा समझो, सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है, बट बोथ आर अपोजिट डायरेक्शन के अंदर में होता है। मतलब अगर एक सेंटर की तरफ लग रहा है तो दूसरा क्या लिखेगा, आउटवर्ड टू द सेंटर लगेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब सेंटर की तरफ लगेगा, इसका मतलब क्या हुआ कि जो बाहर के रेफरेंस में है, अगर जो सर्कुलर मोशन नहीं कर रहा है और वो ऑब्जर्वर देखेगा इसको, तो उसको क्या लगेगा, भीतर की तरफ कोई फोर्स लग रहा है जो इसको क्या कर रहा है, मूव करा रहा है। दैट मीन द सेंट्रीपिटल फोर्स। कोई बंदा अगर सर्कुलर मोशन के ऊपर में बैठ करके बोल रहा है, इसका मतलब वो क्या कहेगा कि कोई बाहर की तरफ एक फोर्स लगा रहा है हमारे ऊपर में, दैट इज कॉल्ड द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। मतलब रेफरेंस पॉइंट पे हो गया कि नहीं हो गया। तो नेक्स्ट पॉइंट यही लिखना, they do not form action reaction pair, they do not form action reaction pair। ये एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं है, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन नहीं है, एवरी एक्शन इज इक्वल टू इक्वल रिएक्शन। तो दे डू नॉट फॉर्म एक्शन रिएक्शन पेयर, दे डू नॉट फॉर्म एक्शन रिएक्शन पेयर बिकॉज दे एक्ट ऑन, because they act on the same body, because they act on the same bodies, they act on the same bodies in two different frames, they act on the same bodies in two different frames, two different frames। मतलब समझ में आया क्या, दो डिफरेंट फ्रेम की बातें हो रही है। दो डिफरेंट फ्रेम क्या है यहाँ पे, कोई बता सकता है तुम में से डिफरेंट फ्रेम दो कौन कौन सा हो गया। एक तो सर्कुलर मोशन के ऊपर ही बैठ करके के देखना, यानी कि ए के रिस्पेक्ट में एक बात हो रही है, और दूसरा फ्रेम कौन सा हो गया, बी के रिस्पेक्ट में बात हो रही है। बी वाले को क्या महसूस हो रहा है कि सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, और ए को क्या महसूस हो रहा है कि कौन सा, सेंट्रीफ्यूज। इसका मतलब हम बोलेंगे कि सर इधर भी सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में पता है, लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे, FC इज इक्वल टू mb स्क्वायर बाई में r होता है, या इसी को हम लोग लिखते थे m ओमेगा स्क्वायर r भी लिख सकते थे। अरे लिख सकते m v ओमेगा, इन तीनों में से जो भी दिया रहेगा क्वेश्चन करे में, उसके अनुसार क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। बताया था कि नहीं बताया था आप लोगों को लास्ट क्लास के अंदर में। अब ये तो b के रिस्पेक्ट में है भैया,
ये चीजें लिखा गया, ये किसके रिस्पेक्ट में लिखा गया, बी के रिस्पेक्ट में। लेकिन कोई ए बोलेगा तो ए को क्या महसूस हो रहा होगा कि सर हमारे ऊपर में बाहर की तरफ एक फोर्स लग रहा है mv² बाई में आर। नहीं आया समझ में क्या, मतलब कि दोनों का सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम ही है ना। एक का बस डायरेक्शन किधर है, भीतर की तरफ, और दूसरे का डायरेक्शन ऑब्जर्व क्या करा जा रहा है, बाहर की तरफ। याद करो सूडो फोर्स में हम लोग क्या करते थे कि कोई पार्टिकल अगर एक एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ जा रहा है तो हम लोग उसके अपोजिट डायरेक्शन में उसका क्या कर लेते थे, सूडो फोर्स लगा देते थे। नहीं समझ में आया क्या। इसी तरह से पार्टिकल अगर मूव कर रहा है सर्कुलर मोशन में, सेंट्रीपिटल फोर्स अगर भीतर की तरफ लग रहा है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन अगर भीतर की तरफ लग रहा है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किधर की तरफ लगा देंगे, आगे। अरे नहीं आया समझ में क्या, अरे आ गया कि नहीं आ गया। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में कोई डाउट है, फटाफट कर लो, इसमें कुछ है नहीं खास, लिख लो इसको, बना लो। ये सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए हो गया, बी के रिस्पेक्ट में लिख लेना, और इसके लिए लिख देना ए के रिस्पेक्ट में। इधर दिखा दिया हम लोगों ने, फटाफट कर लो, लिखो लिखो, पढ़ाई करना है बच्चा, इसको थोड़ा सा सही से बना लेना। थोड़ा सा गर्मी ज्यादा है इसलिए जल्दी जल्दी करो फटाफट। हो गया, आगे बात करें नेक्स्ट। सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन, देखो सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, मतलब जो आपको इच्छा करे जिस फ्रेम में। अच्छा, आप बाहर के फ्रेम से ज्यादा समझदार बनेंगे या भीतर के फ्रेम बैठ करके ज्यादा समझदार बनेंगे, जैसा सर क्वेश्चन आएगा उसके अनुसार करेंगे। अगर बाहर के फ्रेम से नॉर्मली सॉल्व हो जाएगा तो सर बाहर के फ्रेम से करेंगे, अगर बाहर के फ्रेम से नहीं सॉल्व हो रहा है तब क्या लगाएंगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाएंगे, ठीक है ना। तो सम क्वेश्चन बेस्ड ऑन सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सम क्वेश्चन बेस्ड ऑन सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है ना। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के अंदर में 2 kg का एक ब्लॉक जो है रख दिया गया है, ठीक है, और इसके साथ में एक और जो है हमारे पास में 4 kg का ब्लॉक को इसके अंदर में रख दिया गया। इसको रोटेट कर रहे हैं ओमेगा इज इक्वल टू 5 रेडियन पर सेकेंड से, ठीक है ना, 5 रेडियन पर सेकेंड से, ठीक है। यहां तक हो गया। यहां से इसका जो लेंथ है यहाँ ये है तुम्हारा 2 मीटर और इधर भी है तुम्हारे पास में 2 मीटर। तो बोलता है कि फाइंड द टेंशन इन स्ट्रिंग्स, फाइंड द टेंशन इन ईच 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 स्ट्रिंग्स। लिख लो पहले, हो गया। कैसे सॉल्व करेंगे, सोचो सोचो। 5 kg का एक 2 kg का और एक 4 kg का एक ब्लॉक जो है रस्सी से बांध दिया गया है। इसका तो ऐसे रोटेट कर रहा होगा, ब्लॉक तो ऐसे रोटेट कर रहा होगा कि नहीं कर रहा होगा, जैसे कि ओमेगा इज इक्वल टू 5 रेडियन पर सेकेंड दे दिया, इसका मतलब ऐसे रोटेट कर रहा है। ये जब ऐसे रोटेट कर रहा है तो 2 kg को क्या महसूस हो रहा होगा, तो हम कहेंगे सर 2 kg का FVD बनाएंगे। याद है क्या, 2 kg का FVD, 2 kg के इधर की तरफ क्या लग रहा है सर, तो टेंशन 1 बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे। अच्छा, 2 kg के दूसरे तरफ क्या लग रहा है सर, टेंशन 2 लग रहा है कि नहीं लग रहा है। और हम बात करेंगे कि सर अब बाहर से सॉल्व कर रहे हैं, हम ऐसा नहीं कर रहे सर्कुलर मोशन पे बैठ के सॉल्व कर रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे सर, AC भीतर की तरफ लगा हुआ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ना, हमेशा भीतर की तरफ लगेगा कि नहीं लगेगा। अब सोचेंगे सर AC इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, तो सर इस 2 kg के लिए AC क्या होगा, बोलो। तो AC का फॉर्मूला था ओमेगा स्क्वायर R, पता है क्या तुम लोगों को, बोलो। ओमेगा कितना है, तो 5 का स्क्वायर, R कितना है तुम्हारे पास 2 मीटर। ये 2 kg जो है इस फिक्स पॉइंट से कितने मीटर डिस्टेंस पे है बच्चा, 2 मीटर डिस्टेंस पे है, तो 2 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। यहां से तुम्हारे पास में कितना आ जाएगा 50, बोलो, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। AC आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, AC या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है गधेरे,
आ गया कि नहीं आ गया AC। अब हम लोगों को फोर्स का एक इक्वेशन लिखेंगे, F इज इक्वल टू mv² या m⍵²r, यही तो फॉर्मूला था। तो बोलो नेट फोर्स, बोलो तो क्या लिखेंगे सर, T1 माइनस T2 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, m इंटू AC। अरे मास इंटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, तो मास कितना है इसके पास में, तो पहले लिख लेता हूं m इंटू AC। पहले लिखने में क्या जाता है अपने को, ऐसे तो पढ़े थे हम लोगों ने। तो बोलो जल्दी से क्या लिखेंगे, m के जगह पे कितना 2 kg और AC के जगह पे कितना लिखेंगे 50। कितना आ गया यहाँ से 100। ये किसकी वैल्यू आया है, T1 माइनस T2। बात को समझो पहले तुम लोग, ये किसकी वैल्यू आया है, T1 माइनस T2। लेकिन ये किसके लिए बनाए हैं बच्चा, रुक जाओ ना, लिख लेना ना, पूरा टाइम देंगे लिखने के लिए, रुक जाओ, पहले समझने की कोशिश करो, कहाँ टेंशन लग रहा है, कहाँ टेंशन नहीं लग रहा है, क्या लग रहा है, ये सब समझो। क्या है कि अभी तो हम सॉल्व कर रहे हैं इसलिए आपको आसान लग रहा है, लेकिन आप जब खुद से सॉल्व करने लगेंगे तो उस समय हार्ड लगने लगता है कि कैसे लगाए टेंशन, किधर लगाए, नहीं होता है। इसलिए पहले समझो, फिर टाइम देंगे, लिख लेना, अपने हाथ में है रिकॉर्डिंग रोकना। बात समझ में आया क्या? तो सुनो, अब बताओ 4 kg का बनाना है, तो 4 kg का बनाओ। पहले तो 4 kg का क्या बनाओ, FBD बना लो। अब सोचो 4 kg उस फिक्स पॉइंट से कितने डिस्टेंस पे है, तो सर 4 मीटर पे है ना। अरे 4 मीटर पे है कि नहीं है, तो 4 kg के लिए बोलो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितना होगा, क्या वही होगा या डिफरेंट होगा, डिफरेंट होगा ना। क्यों, क्योंकि ω² तो सेम है, लेकिन ये r डैश हो गया, क्योंकि r अब ये 2 मीटर नहीं है सर, अब कितना मीटर है, 4 मीटर है। बात समझ में आया कि नहीं आया? इसका मतलब यहाँ पे क्या लिखेंगे, 5 का स्क्वायर इंटू में 4। यहां से जब तुम लेके आओगे तो कितना आ जाएगा, 100 मीटर पर सेकेंड। अरे आ गया कि नहीं आ गया? अब सोचो 4 kg पे क्या लग रहा है, एक फोर्स के रूप में क्या लग रहा है 4 kg पे, सोचो तो एक टेंशन लग रहा है, और उस टेंशन का नाम अगर इधर T2 दिए हैं तो इधर भी क्या देने वाले हैं बच्चा, T2। एकदम समझने की कोशिश करो धीरे धीरे, कोई जल्दबाजी नहीं है अपने को, बस क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए एग्जाम में। तो बोलो क्या T2 के अलावा कोई फोर्स लग रहा है क्या 4 kg पे? इसका मतलब T2 किसको बैलेंस कर रहा होगा, बोलो 4 इंटू AC डैश। 4 किसका लिखे हैं, मास का लिखे, 4 kg का मास लिखे ना। अच्छा AC डैश, तो बोलो 4 इंटू AC डैश कितना है हमारे पास में। अच्छा यहाँ पे T2, तो T2 की वैल्यू कितना आ गया तेरे लिए। अच्छा तुमको T2 जब आ गया तो क्या T1 नहीं निकल सकता है, T1 यहां से निकल सकता है क्या? तो बोलो T1 माइनस T2 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 100। तो T1 इज इक्वल टू कितना लिखेंगे, 100 प्लस कितना आ जाएगा। तो क्या ये क्वेश्चन में कोई दम लगा क्या जब सॉल्व हो गया तो, और लगा क्या? अब तुम अपने कॉपी में खुद से ये टेंशन ये सब चीजें करो फटाफट। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंशन एंड ओमेगा, टेंशन एंड ओमेगा शो इन द फिगर। टेंशन और ओमेगा के बीच का एक इक्वेशन बताना है, समझा बच्चा? इस तरह से इसके अंदर में एक जो है m मास के ऑब्जेक्ट को क्या किया गया है, एक m मास के ऑब्जेक्ट को इधर से और इधर से बांध दिया गया है, और इसको रोटेट कराने की कोशिश किससे किया जा रहा है, ओमेगा से। अच्छा जल्दी से करके दिखा दो इसको, करो पहले बना लो। इसका एंगल दे दूं क्या, ऊपर और नीचे दोनों एंगल कितना है, थीटा है, ताकि तुमको आसान लगे। थीटा है, जल्दी जल्दी करो। अगर कहोगे तो ये वाला भी दे सकते हैं, ये इसका वैल्यू कितना दे दे, रेडियस दे दे, r रेडियस दे दे क्या, r डिस्टेंस पे। अब तो करो। अच्छा सोचो, जब तुम इसको बांध दोगे किसी भी ऊपर और नीचे बांध करके, इसको जब रोटेट कराओगे तो ये कैसा रोटेट करने लगेगा, एक सर्कुलर मोशन की तरह रोटेट करेगा कि नहीं करेगा।
नहीं समझ में आया बच्चा? इधर देखो, जब इसको ऐसे बांध दो, ऊपर और नीचे एक बांध दो, मेरे पास में है लेकिन सिस्टम नहीं बना हुआ है। इसके ऊपर और नीचे बांध करके जब इसको रोटेट कराओगे तो ये इसके चारों तरफ ऐसे रोटेट करेगा कि नहीं करेगा? इसका मतलब ये चारों तरफ कौन सा मोशन लगाएगा? सर्कुलर मोशन लगाएगा कि नहीं लगाएगा? तो तुम सोचो, जब ये चारों तरफ रोटेट कर रहा होगा उस समय क्या ये टेंशन लगा रहा होगा क्या स्ट्रिंग? नॉर्मल स्टेट में टेंशन लगाएगा क्या? नहीं लगाएगा। क्यों? क्योंकि ऊपर वाला रस्सी टाइट नहीं होगा, नीचे वाला रस्सी टाइट नहीं होगा। लेकिन जब रोटेशन देने लगोगे तो क्या रस्सी पूरे के पूरे टाइट हो जाएंगे कि नहीं टाइट हो जाएंगे? इसका मतलब इस जगह से इधर की तरफ क्या लगेगा? बोलो, टेंशन T1 लगेगा कि नहीं लगेगा? अरे सोच के देखो ना। और इस जगह से इधर की तरफ टेंशन कितना लगेगा? T2 लगेगा कि नहीं? दोनों स्ट्रिंग अगर डिफरेंट है तो दोनों में T1 और T2 लगेगा। अरे ये बात समझ में आया? पहले समझो ना, बाद में लिखना ना, समझो पहले, समझो पहले। T1 और T2 समझ में आ गया। अब सोचो कि सर ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल कितना होगा? सोच के बता सकते हो? एकदम सही बोल रहे, 90 माइनस थीटा। तो इधर वाला भी कितना हो जाएगा? बात समझ में आ रहा है क्या? आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब सोचो मैं क्या करने वाला हूं, देखना, इधर देखना, इसके इधर की तरफ बोलो T1 क्या लिखूं? cos 90 माइनस थीटा लिखूं या सीधा लिख दूं T1 साइन थीटा? कैसे लिख दिया? किसी को समझ में आया क्या? नहीं आएगा, लिखने में व्यस्त हो, कहां से आएगा? मैंने बोला इसका एक कंपोनेंट इधर लेने का ना। अरे इसका एक कंपोनेंट इधर तो क्या लिखेंगे? T1 cos 90 माइनस थीटा। इसका मतलब उसकी वैल्यू कितना होगी? T1 साइन थीटा। इसी तरह से इसका एक कंपोनेंट इधर लो, किधर की तरफ, क्या लिखेंगे? क्या इधर की तरफ T2 साइन थीटा भी होगा कि नहीं होगा? अब सोचो ये ऐसे घूम रहा है, इसका मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स यही दोनों तो मिलके लगा रहा है इसके ऊपर में। अरे नहीं समझ में आया? तो इसका मतलब क्या लिखेंगे सर? T1 साइन थीटा और प्लस में T2 साइन थीटा मस्ट बी इक्वल टू, बोलो यहां पे क्या लिखेंगे सर? M V स्क्वायर बाई R लिखेंगे या ओमेगा स्क्वायर R लिखेंगे? क्या दिया हुआ है वहां पे? तो क्या लिखेंगे? ओमेगा स्क्वायर। और R कौन सा वाला? ये ही तो रेडियस बनाएगा और इसके ही तो चारों तरफ ऐसे घूमेगा। नहीं इमेजिन कर पा रहे हो? अरे ऐसे 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 घूमेगा ना, तो R कौन सा वाला? यही तो यहाँ ओमेगा स्क्वायर क्या लिख देंगे यहाँ पे? R। लेकिन सर क्या एक इक्वेशन से सॉल्व हो पाएगा? नहीं। लेकिन एक और इक्वेशन हमको दिख रहा है, अगर तुम सही से देखोगे तो सर एक कंपोनेंट इधर भी तो जाएगा। अगर T1 cos थीटा इधर आया है, साइन थीटा आया है ना, तो इधर कौन आएगा? लिख देता T1 साइन 90 माइनस थीटा। सिंपल लिख दूं क्या? T1 cos थीटा। ये कैसे लिख दिए? समझ में नहीं आया? नहीं आया ना? बोलो तो इसका क्या लिखेंगे नीचे वाले का? T2 cos थीटा सीधा लिख दो ना। लेकिन एक चीज और है, क्या कि हम लोग पढ़े, अगर ये m मास का ऑब्जेक्ट है तो नीचे क्या लग रहा होगा? mg भी लग रहा होगा कि नहीं लग रहा होगा? तो बोलो क्या लिखेंगे सर? T1 cos थीटा इज इक्वल टू सर mg प्लस T2 cos थीटा। लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? अरे समझ में आया? आ गया क्या? फटाफट लिख डालो, इसके बाद एक क्वेश्चन करेंगे। ये सब क्वेश्चन है जेईई मेन का प्रीवियस ईयर का। ये वो सिट करने वाले ना, जूते खाएंगे तो सही हो जाएंगे। देखो भाई, हमारे टाइम में, हमारे में आदत है, आप पढ़ोगे हम अच्छा कहेंगे, लेकिन बदमाशी करोगे तो उसके लिए टॉलरेंस या नहीं सहा जाता है। जो भी बोले उसको बोल रहे हैं। बदमाशी का कोई यहाँ पे सच्चाई है, बदमाश बनाने के लिए थोड़ी बैठे हुए हैं। करिए ना, क्वेश्चन कीजिए ना, क्या कर रहे हैं आप लोग? चलिए आइए, मैं रेडियस की बात पूछ रहे थे, मैं रेडियस बता देता हूं। देखिए मैंने क्या बोला, ये L है, ये थीटा है,
तो जिसके साथ एंगल बनाएगा वो क्या हो जाएगा, L cos 30 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा, L sin 30। ऊपर भी लेंथ सेम ही है ना, तो यही तो रहेगा L sin 30 डिग्री। तो रेडियस किसके बराबर हो गया अपने पास में, बोलिए जल्दी से, L sin 30 डिग्री। मतलब कितना हो गया, L/2 हो गया कि नहीं, ये भी हो गया ना। अच्छा L की वैल्यू भी दे दे क्या, 1 मीटर का लेंथ दे देते हैं L की, 1 मीटर का लेंथ दे देते हैं L की, ताकि और आसान हो जाए। कितना मीटर का लेंथ है L, 1 मीटर। तो कितना आ जाएगा, 1/2 मीटर। कितना हो जाएगा, 1/2 मीटर। नहीं आया समझ में, आया। अब बोलो, पता फटाफट बताओ जल्दी से, इधर वाला बोलो जल्दी से, क्या लिखोगे, बोलो ना, सेंटर की तरफ में बोलो जल्दी से, ऊपर बोलो क्या लिखेंगे सर, T1। तो इधर क्या लिखेंगे बोलो, 60 डिग्री लिख दो सीधा, T1 cos 60 लिख दो क्या, साइन भी लिख सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। हमने सीधा रे, ये अगर 30 डिग्री है तो ये 60 डिग्री होगा, दिमाग ऐसे लगा लो ना, क्या दिमाग लगाना चाहता। तो अगर मान लो, तो दूसरे वाला के लिए बोलो जल्दी से, T2 कितना लिखोगे बोलो ना, दूसरे वाले के लिए लिख दोगे कि नहीं लिख दोगे। और यही किसके बराबर हो जाएगा, T1 cos 60 प्लस T2 cos 60, ये किसके बराबर होगा, तुम में से कोई बता सकता है क्या, m ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। अरे होगा कि नहीं होगा। अब तुम में से एक और चीज मैं और तुमको आसान बनाने के लिए कर देता हूं, T1 बराबर T2। चलो मक्खन हो गया क्वेश्चन। हो T1 इज इक्वल टू T2, तो इसको क्या लिखेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे क्या, 2T1 cos 60 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, m ओमेगा स्क्वायर आर। तुम देखोगे अब इससे आसान क्या क्वेश्चन दिया जाए तुम्हारे जिंदगी में, अरे इससे आसान क्या दिया जाए बोलो ना। अब बोलो तो 2 इंटू में T1 और cos 60 कितना होता है, 1/2। मास कितना दिया हुआ है, 1 kg। ओमेगा कितना दिया हुआ है, 5 का स्क्वायर। और आर कितना आया है अपने पास में, 1/2। देखो ना सही से, तो यहां से ये कट कर करके T1 की वैल्यू कितना आ गया, 25/2 न्यूटन। आ गया ना टेंशन, अरे आ गया स्वाद, जल्दी करो फटाफट कर दो इसको। आसान था ना क्वेश्चन, क्या कि एग्जाम के अंदर में टेंशन उनसन सब दिया रहेगा, बस तुमको लगाने आना चाहिए कि इधर टेंशन लगाना है, बाकी तो क्वेश्चन सॉल्व हो ही जाते हैं। mg वाला लगाओगे, mg वाला लगा लो, क्या दिक्कत है। mg वाला लगाओगे तो फिर लिखना पड़ेगा, अगर cos इधर लिखे हैं तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा T1 sin 60 इज इक्वल टू mg प्लस में T2 sin 60। T1 इज इक्वल टू T2, तो यहां से क्या हो जाएगा, बुम, केवल mg। अरे केवल mg ना, तो बात समझ में आएगी नहीं है, तो इसलिए जो यूज होने वाला वही यूज करेंगे ना। बच्चा किसके याद में खो गए हो, नहीं समझ में आ रहा तो बोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, लिखो कोनिकल पेंडुलम। नेक्स्ट टॉपिक का नाम डालो कोनिकल पेंडुलम। कोई तकलीफ है तो बता दो। कोनिकल पेंडुलम, ये तो नहीं सोच रहा है कि हम तो आ गए हमारा दोस्त नहीं आया, ऐसा सोच रहा है क्या, धोखा मार गया। तो एक कहानी है, मैं बताता हूँ तुम्हारे, हमारे पास में कहानियां बहुत होती है, इतने दिनों से हम जिंदगी जिए ना। तो एक कहानी क्या है कि एक दो दोस्त था। तो दो दोस्त में क्या हुआ कि दोनों के दोनों दोस्त गए मूवी देखने, मतलब कि ऐसे ही मुजरा देखने गए मान लीजिए, दोनों के दोनों, चाहे दोनों के दोनों 10 गए, कहीं पे प्रोग्राम हो रहा था गांव में, प्रोग्राम देखने। तो एक तरफ प्रोग्राम था भक्ति का प्रोग्राम लगा हुआ था, और एक तरफ क्या लगा हुआ था, जागरण चल रहा था। तो दोस्त ने क्या डिसाइड किया कि एक दोस्त ने डिसाइड किया कि हमको भक्ति देखना है, और दूसरे दोस्त ने क्या डिसाइड किया कि हमको जागरण देखना है। अब भक्ति देखने वाला दोस्त का पहले ही से डिसाइड था कि हमको क्या देखना है, भक्ति देखना है, उसको कोई मतलब नहीं था। दूसरा वाला दोस्त जागरण देख रहा था, उसके मन में क्या आया पता है, थोड़ा देर के बाद में, यार वहाँ वाले पे ना अच्छा चीजें चल रहा होगा, चलते हैं वहाँ देख के आते हैं। जब वहाँ गया, दूसरे भक्ति वाले पे गया देखने,
तो फिर उसके मन में आधा घंटे के बाद में क्या आया कि यार वहां वाले पे ना अच्छा हो रहा होगा। इसी के चक्कर में एक ने वहां यहाँ यहाँ वहां करते रह गया और दूसरा वाला दोस्त क्या रहा, एक जगह बैठ करके मस्त देखा। लास्ट में बताओ किसने मजे लिया होगा? जिसने पूरा देखा होगा, क्योंकि उसके मन में एक ही चीज चल रहा है ना। इसी तरह से होता है कोनिकल। अब आ जाते हैं अपने इस पे, ये तो कहानी हो गया खत्म। आइए कोनिकल पेंडुलम की बात करते हैं। कोनिकल पेंडुलम क्या होता है? ये पेंडुलम, पहले ये वाला पेंडुलम हम लोगों ने डिस्कस कर चुके हैं, अभी थोड़ा दिन कल ही किया था नेक्स्ट पहले वाले वीडियो में, कि ऐसे कोई पेंडुलम हो तो इसका डिस्कशन हो गया था। अब आता है कोनिकल पेंडुलम। कोनिकल पेंडुलम के अंदर में पार्टिकल्स जो है ऐसे नहीं रोटेट करता है। पार्टिकल कैसे रोटेट करता है? इस तरह से अगर रोटेट करने लगे तो क्या कहेंगे? इसको कोनिकल पेंडुलम बोलेंगे। नहीं आया समझ में? अरे समझ में आया कि नहीं आया? अब पार्टिकल जब इस तरह से रोटेट करेगा तो तुम देखो नीचे एक सर्कल बना रहा है इस तरह से। नहीं आया समझ में? नहीं आया क्या? तो कोनिकल पेंडुलम के अंदर में तुम इमेजिन करो ना, अभी तो दिखाया मैंने, इमेजिन करो ना नीचे कैसा लगा रहा है, नीचे की तरफ एक सर्कल बना रहा है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं यार? नीचे इस तरह से सर्कल बना रहा है, इसका मतलब कोनिकल पेंडुलम के अंदर में एक सर्कुलर मोशन होगा। अब सुनो, कोनिकल पेंडुलम के अंदर पहले क्या होगा? एक सर्कुलर मोशन होगा। अब कोनिकल पेंडुलम है तो पेंडुलम का एक टाइम पीरियड फिक्स होता है ना। कोई भी पेंडुलम होगा उसके अंदर में क्या होता है? टाइम पीरियड फिक्स होता है। तो टाइम पीरियड निकालने के लिए बोलेगा कि एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगेगा। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि नहीं? तो पहले हम पेंडुलम बना लेते हैं। तो लिखो, टॉपिक का नाम डाल दिया क्या? कोनिकल पेंडुलम डाल दिया क्या? कोनिकल पेंडुलम, कोनिकल पेंडुलम डालो ना टॉपिक। देखो बच्चा, कोनिकल पेंडुलम के अंदर में क्या होता है समझने की कोशिश करो। कोनिकल पेंडुलम के अंदर में हम लोग क्या क्या चीजें डिस्कस करेंगे। तो पहले एक कोनिकल पेंडुलम बनाना पड़ेगा अपने को। तो कैसे बनाएंगे कोनिकल पेंडुलम? जल्दी से बताओ। अभी समझाया है मैंने, बोलो क्या सर? इस तरह से कर देंगे और पार्टिकल्स जो होंगे इस तरह से रोटेट करेंगे। यही तो होगा। किसी को समझ में आ रहा है क्या? मास m है तो यहाँ पे बोलो कितना लगेगा मास नीचे की तरफ? mg। कितने को चमक रहा है कि ये सही बात है? अगर मैं बोलूँ कि ये एंगल कितना है? थीटा, और ये l लेंथ l है, तो बोलो तो ये वाला जो इसका रेडियस कौन सा होने वाला है? ये वाला होने वाला है ना। ये रेडियस कितना होगा? तुम में से कोई बता सकता है क्या? l साइन थीटा। सीधा लिख दे क्या? यही इसका रेडियस होगा। दिख ही नहीं रहा तुम लोगों को? नहीं दिखा होगा भाई साहब। इसके साथ एंगल बना रहा था कॉस थीटा, तो इसके साथ एंगल नहीं बना रहा था साइन थीटा। सिंपल सी बातें हैं ना। अब सोचो यहाँ पे क्या लग रहा होगा? एक टेंशन लग रहा होगा कि नहीं लग रहा होगा? अरे स्ट्रिंग से जुड़ा हुआ है तो टेंशन लगेगा ना। अभी तो दिखाया था नचा कर करके। टेंशन लग रहा है कि नहीं लग रहा? अब सोच के देखो, क्या ये टेंशन का एक कंपोनेंट इधर होगा? ये एंगल कितना होने वाला है? थीटा। तो ये क्या लिखेंगे? टी कॉस थीटा लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? नहीं आया? अच्छा, इधर की तरफ क्या लग रहा होगा? इधर की तरफ क्या लग रहा होगा? रुको साफ साफ बनाते हैं। इधर की तरफ लग रहा होगा टी साइन थीटा। इसको थोड़ा सा कलर चेंज कर देते हैं। थीटा है इधर भी, और इधर की तरफ लग रहा है टी साइन थीटा। विच फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सर्कुलर मोशन? कौन सा फोर्स जो है सर्कुलर मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है? टी साइन थीटा या टी कॉस थीटा? कैसे 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 लोग होते हैं? सर्कल की तरफ कौन लग रहा है? जो सेंटर की तरफ लग रहा। तो क्या लिखेंगे? टी साइन थीटा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? बोलो जल्दी से, बोलो ना। कौन बोलेगा? क्या लिखेंगे? टी साइन थीटा इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर इंटू में r लिख देते हैं ना। अरे यही तो फॉर्मूला है ना सेंट्रीपिटल एक्सल। तो बोलो क्या लिखेंगे? टी साइन थीटा इज इक्वल टू, कोई बता सकता है? m ओमेगा स्क्वायर, और r के जगह पे क्या लिखोगे तुम? l साइन थीटा। यहां तक में तुम लोगों को समझ में आया क्या? तुम में से कुछ बोलना चाहता है क्या? कुछ दिख रहा है सर?
तो बोलो t इज इक्वल टू क्या लिखोगे, m ओमेगा स्क्वायर l लिखोगे या नहीं लिखोगे? तुम में से कितना कहना चाहता है, दूसरा भी दिख रहा हमको, t cos थीटा इज इक्वल टू mg, कितने को दिख रहा है? नहीं दिख रहा है तो बोल लो तुम लोग। अच्छा, तुम में से कितना चाहते हैं कि सर t के जगह पे ये डाल दो, m ओमेगा स्क्वायर l cos थीटा इज इक्वल टू mg? अरे t की वैल्यू डाल देंगे ना वहां से उठा करके। तुम में से कितना कहना चाहते हैं कि m से m काट देंगे? नहीं आया काटने? तो बोलो कितने लोग कहना चाहते हैं ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू जी बाई एल कॉस थीटा? कितने को ये समझ में आया? सच सच बताओ, बस इतना ही को आया, बाकी लोगों का आप लोगों को नहीं आया? फिर से समझाया जाए? अच्छा, नहीं समझाया जाए तो सुनिए। अच्छा, तुम में से, रुक जाओ अभी मत लिखो, तुम में से कितने को ये लग रहा है कि सर ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t जो है ना हमें पढ़ाया गया है? कितने को लग रहा है कि ऐसा पढ़ाया गया है? अच्छा, लग रहा है तब। अच्छा, तुम में से कितना कहना चाहते हैं कि सर पहले तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, g/l cos थीटा, लिख डालूंगा कि नहीं लिख डालूंगा? अच्छा, तुम में से कितना कहना चाहता है कि इसको लिखेंगे सर 2π में t इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, g/l cos थीटा? अरे लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? तुम में से कितना कहना चाहता है कि सर t निकालना है हमको तो क्या करें? t निकालना है तो क्या करें? उधर बीजी है, थप्पड़ मारते एक बार कस करके, मार तो पहले, हाँ मार तो ले पहले थप्पड़ तो। हाँ अब देख इधर, तो 2π में t है तो कैसे निकालेंगे? t की वैल्यू निकालना है तो क्या करना? कितने लोग करना चाहते हैं कि सर 2π को मल्टीप्लाई कर दो l cos थीटा बाई में g, तो यही टाइम पीरियड दे दे। अरे नहीं आया समझ में? नहीं आया होगा? अरे डर लग गया? फटाफट कर दो ना। टाइम पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम, टाइम पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम when lift is moving upward direction, time period of conical pendulum when lift is moving upward direction, lift is moving upward direction with acceleration a, with acceleration a। उसके बाद में ये समझाया था तो ये लिख लेना, अपवर्ड डायरेक्शन के लिए सीधा लिख देंगे ना, 2π√L cos थीटा बटा में g प्लस a, लिख देंगे कि नहीं लिख देंगे? ठीक है ना? ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे कि इफ लिफ्ट इज मूविंग डाउनवर्ड विथ एक्सेलरेशन a, इफ लिफ्ट इज मूविंग डाउनवर्ड विथ एक्सेलरेशन a, लिखते चलो, इफ लिफ्ट इज मूविंग विथ डाउनवर्ड एक्सेलरेशन a, तो क्या होगा टाइम पीरियड? 2π√L cos थीटा बटा में g माइनस a, L cos थीटा बटा में g माइनस a। नहीं आया क्या? अरे मैंने बताया था ना एक दोस्त का कहानी दिन में सुबह में भी, वो हर एग्जाम में क्या हो गया था, फेल हो रहा था, और उसके बाद में लेकिन हर एग्जाम में क्या कर रहा था, वो जितने भी टॉपिक आने वाला एग्जाम में वो क्या कर रहा था, रिवाइज करके आता, फिर भी फेल हो रहा था। जो पढ़ के आएंगे ना उनके कम नंबर आएंगे तो उसको बहुत महसूस होता है कि हमको बहुत कम नंबर आ रहे हैं, और जो पढ़ के नहीं आए हैं और उसको गलती से ज्यादा नंबर आ गए वो तो ऐसे ही खुश है। तो उसकी बातें नहीं करे, पढ़ के आइए, कम नंबर आ रहा है कोई बात नहीं है, आएगा नंबर आएगा, लेकिन पढ़ के आएंगे तब। ये दोनों केस आ गया समझ में। थर्ड केस लिखो, इफ लिफ्ट इज मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड, इफ लिफ्ट इज मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड, then there is no effect on time period,
then there is no effect on time period. Then there is no effect on time period. ये कैसे समझ में आया क्या? कांस्टेंट स्पीड या कांस्टेंट वेलोसिटी से कोई चलता है तो क्या उसके अंदर में एक्सेलरेशन आता है क्या? सोच के देखो ना, एक्सेलरेशन आता है क्या? तो क्या सूडो फोर्स लगेगा क्या? नहीं लगेगा ना। नहीं आया समझ में? तो टाइम पीरियड पे कोई फर्क नहीं पड़ता है जब लिफ्ट कैसे चला जाए, बोलो ना। नहीं आया समझ में? अब अगला क्या है कि सर अगर वो मूव कर रहा है कुछ एक्सेलरेशन से, हॉरिजेंटल एक्सेलरेशन से, लिखो इफ अबव, नेक्स्ट टॉप मतलब पॉइंट मार के लिखना, इफ अबव is hanging with a ceiling of a truck, hanging with a ceiling of a truck, hanging with a ceiling of a truck, ceiling of a truck, hanging with a ceiling of a truck, and truck moving with a acceleration a, and truck moving with a acceleration a, देन उसके बाद में ये डाल दो। ये समझा दिए हुए थे पहले से, बस अभी इसको ऐड कर दो। ये सब अब लेबल वाला बात हो गई, मतलब समझ में आया ना आपको कि इसमें लेबल बढ़ गया। कर दो, नहीं हुआ आप लोगों से, ऐड कर दो फटाफट। चले नेक्स्ट बात करें, जल्दी जल्दी करो। देखो सुबह से क्या होता ना कि क्लास खत्म नहीं होता, मतलब थोड़ा सा थक जाते हैं, बट फिर भी तुम लोग भी थके हुए ना, दिक्कत इस बार खाना नहीं खाएगा घर पे जाकर करके। तुम लोग कितने टाइम्स खाना खा रहे हो आजकल? 2 टाइम। गरीबी चल रहा है क्या? नेक्स्ट लिखो, टॉपिक का नाम लिखो। क्वेश्चन कर लेते हैं ना, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे सपोज करो एक डिस्क है, ऐसी क्वेश्चन है, एक डिस्क है, इसके ऊपर में एक m मास का ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और इनके बीच में फ्रिक्शनल जो है कोफिशिएंट ये लग रहा म्यू, ओमेगा से ये रोटेट किया जा रहा है, ओमेगा से ये रोटेट किया जाता है। तो कहेगा क्या कि वो मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा ओमेगा का, जिससे कि ये ब्लॉक जो है उस डिस्क से नीचे ना गिर जाए। नहीं समझ में आया? समझाते हैं। जैसे कि सपोज करो कि ये मेरा क्या है कि कॉपी है, इस कॉपी के ऊपर में हमने क्या किया, एक ये सिंपल सा एक मैंने क्या किया, कवर डाल दिया। अब इस कॉपी को मैं कितने से नचाऊंगा कि ये कवर नीचे ना गिर जाए। तो देखो मैं इसने से नचाया, नहीं गिरा, नहीं गिरा, नहीं गिरा। अब इसको हम थोड़ा सा तेजी से नचा लेते हैं, कृष्ण भगवान बनने की कोशिश करिए। जैसे जैसे ही हमने तेजी से नचाया, गिर गया कि नहीं गिर गया? तो जस्ट वो कौन सा स्पीड, मतलब वो एंगुलर वेलोसिटी वो कौन सा होना चाहिए जिससे ये क्या हो, ब्लॉक नीचे ना गिरे। नहीं आया समझ में? बोलो कौन सा होगा, ये कौन सा होगा? तो हम बोलेंगे कि सर जैसे ही हमने इसको नचाना चालू किया, जैसे ही हमने ओमेगा से इसको रोटेट करना चालू किया, तो सर उसी समय में एक फोर्स, फ्रिक्शनल, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होगा, जो इसको रोटेट करने के लिए, रोटेट तो करवा रहा होगा, लेकिन इसके ऊपर में एक फोर्स लग रहा होगा सेंट्रीपिटल फोर्स, और एक लग रहा होगा स्टैटिक फोर्स। दोनों इक्वल हो जाए, जब तक इक्वल होगा तब तक नहीं गिरेगा। और जैसे ही इक्वल से थोड़ा सा भी ज्यादा हो गया तो क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। अरे नहीं आया समझ में? इसका मतलब मैं क्या बोलूंगा कि जो स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स है या इसके बराबर हो जाए, किसके बराबर हो जाए, m ओमेगा स्क्वायर r के बराबर हो जाए। इसका रेडियस कितना मान लेते हैं हम लोग, r के बराबर हो जाए, तो सर ये गिरना नहीं गिरेगा। अरे इससे या तो इससे कम हो तब भी नहीं गिरेगा। यानी कि हम क्या, अरे नहीं समझ में आया तो बोलो। तो m ओमेगा स्क्वायर r मस्ट बी लेस देन इक्वल टू क्या, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अगर इससे ज्यादा हो गया तो क्या वो पलटी मार जाएगा कि नहीं मार जाएगा? बोलो स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स किसके बराबर होता है? सर म्यू इंटू एन के बराबर होता है कि नहीं होता है?
सर यही क्वेश्चन तो जेई मेन का है, सेम टू सेम क्वेश्चन जेई मेन का परसों डिस्कशन किए थे रोटेशनल, उसके अंदर में क्या कहते हैं आपको फ्रिक्शन के अंदर में। तो सर एन की वैल्यू कितना होगी यहां से बोलो, म्यू एम जी इज इक्वल टू, बोलो जल्दी से, एम ओमेगा स्क्वायर आर। तुम में से कितने को दिख रहा है एम से एम कट जाएगा, तो बोलो जल्दी से, ओमेगा स्क्वायर मस्ट बी लेस म्यू जी। अरे समझ में आ रहा है तुम लोग को, म्यू जी बाई में आर, तो ओमेगा इज इक्वल टू मस्ट बी लेस देन, बोलो। तुम लोग को नहीं आया समझ में का अंडर रूट आया समझ में। टाइम पीरियड निकालना पड़े तो क्या निकाल लोगे, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी। फटाफट कर डालो, जल्दी जल्दी कर डालो फटाफट। अच्छा ये क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है ना। अच्छा इससे ज्यादा वैल्यू दे देंगे ओमेगा का तो क्या हो जाएगा, बोलो, बाहर गिर जाएगा कि नहीं गिर जाएगा। लिखो ना बच्चा, लिखना भी होता है। तुम देखो 2-3 महीना पहले अच्छा से पढ़ो ना, रोटेशन मोशन तक खत्म करो। मैं तुमको कह रहा हूं अगेन, फिजिक्स से प्यार होने लगेगा, तुमको लगेगा कि फिजिक्स आसान लग रहा है। अभी थोड़ा सा तकलीफें हो रही है, तभी थोड़ा थोड़ा थोड़ा, लेकिन ये 2 महीने, लेकिन तुम रेगुलर क्लास कहाँ आते हैं, 2 दिन आते, 4 दिन नहीं आते हैं। अब झूठ मत बोल देना कि नहीं आते। मम्मी दादा ऐसे याद करने से थोड़ा ही होगा, प्रूफ बता देंगे। हमारे पास में सारा अटेंडेंस शीट है ना, खोज के दिखा देंगे। महीना में, हर महीने में तुम 5 दिन गायब होंगे। अरे मैं बता रहा हूं, हर महीने में 5 दिन गायब हो, हर चैप्टर में 2 दिन गायब हो। बस जहां पे समझने वाला वहीं तुम गायब हो गए, अगले 5 दिन समझ में नहीं आया, फिर 6ठे दिन आओगे कहोगे सर समझ में नहीं। पहले तुम रेगुलरिटी मेंटेन करो, हर चैप्टर में जो बच्चा भी गायब हुआ है उसको उस चैप्टर में प्रॉब्लम आया है कि नहीं आया है, पूरा आया है ना 100%। और फिजिक्स में एक ऐसा है कि आप 1 दिन गायब हो गए ना तो 5 दिन का समझ में नहीं आएगा, जब तक वो टॉपिक से रिलेटेड चीजें खत्म नहीं हो। इसलिए बोलते हैं कि आप रेगुलरिटी मेंटेन कीजिए, सिखाना मेरे हाथ में है। अरे जल्दी करो बच्चा, करो ना यार। हो गया क्या, चलो एक और चीज करते हैं, एक और क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन करते हैं। अभी 5 मिनट 10 मिनट टाइम है ना, अभी कीजिए। देखिए एक और है अपने पास में, एक हमारे पास में क्या है, रॉड है। रॉड के ऊपर में एक क्या है हमारे पास में, रिंग है, और इसको रोटेट कर रहे हैं हम लोग ओमेगा से और अल्फा से। पहले लिख लो, उसके बाद में बनाओ, इसके बाद में लिखवाते हैं। मास ऑफ रिंग इज m, मास ऑफ रिंग इज m, मास ऑफ रिंग इज m। फटाफट, ये सब अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, मतलब इन सब क्वेश्चनों को सॉल्व करने के बाद में आपके दिमागे जो है थोड़ा सा काम करने लगेंगे। मास ऑफ रिंग इज m। अगला पॉइंट लिखना इसी के अंदर, फाइंड द टाइम, फाइंड द टाइम, फाइंड द टाइम when ring will be, find the time when ring will be, find the time when ring will be, ring will be inside the rod, ring will be inside the rod, inside the rod in, inside the rod in gravity free। ये क्या हो रहा है, ऐसा ना हो ये बजने के बाद में अपना लाइट कट जाता है। इनसाइड, इनसाइड रॉड इन ग्रेविटी फ्री, फ्री, हाँ, ग्रेविटी GRAVITY, ग्रेविटी फ्री। सोचो तो सर फिर से अगर मैं बोलूं, सुनो तो, अगर मैं बोलूं कि रॉड और रिंग के बीच में एक फ्रिक्शन लग रहा होगा, रॉड और रिंग के बीच में एक फ्रिक्शन लग रहा होगा, जब रॉड को ऐसे रोटेट करा रहे होंगे, सुनो तो, जब रॉड को ऐसे रोटेट करा रहे होंगे तो तुम सोचो m ओमेगा स्क्वायर r जो है, m ओमेगा स्क्वायर r जो है वो किसको बैलेंस कर रहा होगा, म्यू इंटू एन को। अरे वही तो कर रहा होगा ना। तो सोचो मैं क्या बोल लूंगा सर, म्यू इंटू एन मस्ट बी लेस देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, m ओमेगा स्क्वायर r होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए।
अब सोचो रॉड के अंदर में, रॉड के ऊपर लगाया गया है कौन सा, रिंग। नॉर्मल फोर्स किधर लग रहा होगा, रॉड के ऊपर है रिंग, सोच के देखो नॉर्मल फोर्स किधर लग रहा होगा, ऊपर की तरफ लग रहा होगा कि नहीं लग रहा होगा यार, अरे लग रहा होगा कि नहीं। जब रॉड को घुमा रहे होंगे तो नॉर्मल फोर्स किसको बैलेंस करता होगा, सोच के देखो, मास इनटू जी नहीं, ग्रेविटी फ्री है ना, तो एटी को करता होगा ना, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन लग रहा होगा ना उसके ऊपर में। अच्छा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है, अल्फा इंटू आर बराबर नॉर्मल लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, अरे लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, तब बोलो एम ओमेगा स्क्वायर आर लेस देन इज इक्वल टू म्यू इंटू में एम इंटू अल्फा आर लिखेंगे क्या, जो कट रहा है काट दो, आंसर आ जाएगा, ओमेगा का वैल्यू टी में लिख दो, आंसर आ जाएगा, जल्दी करो फटाफट। हाँ दोनों आर काट दो, काट दो, कट रहा है तो काट दो ना, लो खत्म, और कुछ करना है, ओमेगा स्क्वायर लेस देन इक्वल टू क्या लिखेंगे, म्यू इंटू अल्फा लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, अब कैसे टाइम कैसे निकाले, टाइम कैसे निकाले, सर ये वाला फॉर्मूला लगा दो ना, ओमेगा फाइनल इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा इंटू टी, अरे ये भी तो लगा सकते हैं ना, तो ओमेगा इनिशियल रोटेट नहीं कर रहा था तो ये क्या हो जाएगा जीरो, ओमेगा फाइनली किसके बराबर हो जाएगा, अल्फा इंटू टी, यहाँ पे पुट कर देते हैं ना, वो भी खत्म हो जाएगा, अल्फा का भी कहानी एक तो खत्म हो जाएगा। समझ में आया तुम लोग को, तो बोलो यहाँ से क्या आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर लेस देन इज इक्वल टू म्यू इंटू अल्फा, टिक 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 एक कट गया, टी का स्क्वायर बोलो जल्दी से, लेस देन इज इक्वल टू म्यू बाई में अल्फा, अरे लिखेंगे ना, थोड़ा सा हाई लेवल है बट समझने की कोशिश करो ना, नहीं समझ में आता पूछो। तो टी की वैल्यू कितना आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू म्यू बाई में अल्फा, नहीं समझ में आया पूछ सकते हो भाई, कहां पे दिक्कत है बोलो ना, कौन सा ये वाला, ये तो आज ही पर आया ना क्लास में, अरे ओमेगा से रोटेट कर रहा है लेकिन शुरू में ये रोटेट कर रहा होगा क्या, शुरू में क्या होगा, ओमेगा इनिशियल जीरो, ओमेगा फाइनल कितना अल्फा इंटू टी, अब वो ओमेगा ये वाला जो ओमेगा है वो अल्फा इंटू टी के बराबर होगा ना, क्योंकि फाइनल, अरे नहीं आया समझ में, नहीं आया, झूठ बोल रहे, जाने की इच्छा कर रही है, हाँ तो जाइए फिर, जाइए जाने की इच्छा कर रही है तो एक आईआईटी एडवांस की क्वेश्चन कीजिए, मतलब कि जिसको जाना है हो जाइए, एक क्वेश्चन कीजिए, अच्छा क्वेश्चन है, हाँ लिखिए इसको, इसके बाद एक क्वेश्चन कीजिए फटाफट, एक अच्छा क्वेश्चन है, मतलब कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आ सकते हैं, जेई मेन का एक क्वेश्चन भी में भी आ सकता है, तो जस्ट वी, आज मैंने सोचा था उतना बैंकिंग ऑफ रोड भी करवाना था लेकिन नहीं हो पाया। चलो आ जाओ, ए ट्यूब ऑफ लेंथ एल, देखो एक थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है तो लिखना फास्ट थोड़ा सा, ए ट्यूब ऑफ लेंथ एल, ए ट्यूब ऑफ लेंथ एल, लिख लो बच्चा, इसको नहीं मिटाएंगे, पहले क्वेश्चन लिख लो, ए ट्यूब ऑफ लेंथ एल इज filled F-I-L-L-E-D filled completely with an incompressible 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 liquid of mass m and closed at the both ends ENDS ends, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, द ट्यूब इज, नेक्स्ट पॉइंट लिखना, द ट्यूब इज
The tube is then rotated in a horizontal plane. Then a tube is rotated in a horizontal plane. In a horizontal plane about one end, about one ends, ENDS, about one ends, with a uniform angular velocity, with a uniform angular velocity, with a uniform angular velocity. The force exerted by the liquid, the force exerted by the liquid at the other ends is, the force exerted by the liquid at the other ends is. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करो. इज, सोचो और समझो, ये है क्वेश्चन. अब इस क्वेश्चन को पढ़ोगे पता चलेगा कि आधा पढ़े आधा खत्म, तभी तो आईआईटी का क्वेश्चन है. पढ़ो, क्वेश्चन को पढ़ो ना, पहले पढ़ो तो फिर तो सॉल्व करेंगे ना हम लोग. एक ट्यूब के अंदर में, सुनो, एक ट्यूब के, देखो इस मार्कर के अंदर में क्या भर दिया गया है, इनकम्प्रेसिबल लिक्विड, मतलब कंप्रेस नहीं होने वाला है. बात को समझो बच्चा. इस मार्कर के अंदर में एक लिक्विड भर दिया गया है जो इनकम्प्रेसिबल है और ये रोटेट कर रहा है. इस तरह से एक एंड से उसको रोटेट कराना चालू किए. तो सोचो जब एक एंड से रोटेट करेंगे तो कुछ पार्ट इसका जा करके इसको धक्का लगाएगा कि नहीं लगाएगा, तो वो फोर्स कितना होगा ये बताना है. बात यही तक समझ में आया. ट्यूब का लेंथ सब चीज है, पहले कर लेते हैं इस क्वेश्चन को, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसके बाद छुट्टी कर देते हैं. ठीक है ना, पहले समझिए. ये हमारे को मान लेते हैं क्या है, ट्यूब है. अच्छा, एक एंड इसका क्या है बोलिए, किससे रोटेट करवा रहे हैं इसको, ओमेगा से रोटेट करवा रहे हैं कि नहीं करवा रहे हैं. अब सोचो कि ट्यूब का पूरे के पूरे लिक्विड जाकर के धक्का लगा रहा होगा कि कुछ पार्ट जाकर धक्का लगा रहा होगा बार बार. अरे कुछ पार्ट जाकर के धक्का लगा रहा होगा बार बार. नहीं आया समझ में. इसका मतलब सर इसका पूरे लिक्विड का मास कितना है, बोलो पूरे लिक्विड का मास कितना है, तो मान लेते हैं कितना है सर, m है. अरे समझ में आया कि नहीं आया. ट्यूब का लेंथ कितना है, l है, तो सर l लेंथ पे कितना मास है, m, तो 1 लेंथ पे कितना मास होगा, m/l. होगा या नहीं होगा ये बताओ. अरे होगा या नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा. अब सोचो हमने क्या बोला कि सर हम क्या करने जा रहे हैं, यहां से x पे जा करके एक छोटा सा dx का एलिमेंट काटेंगे. अरे बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे सर x पे. अब कहोगे क्यों x पे जाकर करके, कि कुछ लिक्विड जाकर के वहां धक्का लगा रहा है ना, तो x पे जाकर करके उस कुछ लिक्विड का कितना मास होगा, तो सर dx लेंथ पे कितना मास होगा, बोलो जल्दी से, dx लेंथ पे कितना मास होगा, तो m/l इंटू dx होगा कि नहीं होगा. अरे होगा कि नहीं. ये किसका मास है बच्चा, सर ये छोटे से एक पार्ट जो लिक्विड का है उसका पार्ट है. पूरे लिक्विड एक बार में धक्का लगा रहा होगा कि करके धीरे धीरे करके लगा रहा होगा एक बार में धक्का. अरे लगा रहा होगा कि नहीं लगा रहा होगा. अब मैं बोलूंगा कि सर जब ये पूरे के पूरे रोटेट होने लगेगा फास्ट, तब धक्का लगने लगेगा, फोर्स कौन सा फोर्स लगेगा सर, फोर्स सर एक छोटा सा फोर्स लग रहा होगा, वो किसके बराबर होगा, dm ω² इंटू एक्स. कैसे लिख दिए, सोच के बता सकते हो, कैसे लिख दिए बताइए. अरे मैंने क्या बताया था, फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स m इंटू AC, m इंटू में ω²r, या m इंटू में v²r, या m इंटू में v ω. इन तीनों में से तक कोई आएगा. तो यहाँ पे कितने मास है हमारे पास में, बहुत ज्यादा मास लिए हैं, एक छोटा सा मास लिए हैं हम लोगों ने, छोटा सा मास लिए है ना यार, नहीं आया समझ में. और ओमेगा से रोटेट करा रहे तो ओमेगा का स्क्वायर लिए हैं. और कहां पे जाकर लिए हैं सर, x पे जाकर लिए हैं, इसलिए उसका लेंथ कितना, r के जगह पे कितना हो जाएगा, x. अरे नहीं आया, अरे नहीं आया, फिर से बताऊं, ये समझ में आ गया.
हमने क्या किया कि हमने बोला कि x पे लेंथ पे जा कर कर करके कुछ पार्ट ऑफ द लिक्विड हमने उठाया, जिस लिक्विड का मास कितना है m/l इंटू dx है। नहीं आया समझ में क्या? और वो जो फोर्स लगा रहा होगा ना, उसी को इंटीग्रेट कर देंगे तो टोटल फोर्स मिल जाएगा ना हमारे लिए। अरे नहीं समझ में आया? तब बोलो जल्दी से क्या करेंगे सर? dm के जगह पे क्या लिखेंगे? m/l dx इंटू में ओमेगा स्क्वायर x लिखेंगे या नहीं लिखेंगे? अब तुमको क्या दिख रहा है सर? दोनों तरफ क्या कर दो? इंटीग्रेशन। f का इंटीग्रेशन क्या, df का इंटीग्रेशन क्या होता है? f। अब यहां से कुछ हमको सजते हुए दिख रहा है, तो सर m/l को ही बाहर निकाल दो, ओमेगा स्क्वायर से रोटेट करे इसको भी बाहर निकाल दो, तो बचेगा क्या इधर? बोलो जल्दी से, x इंटू डी एक्स। बोलो कितना लेंथ है इसका? तो 0 से l लेंथ। यहाँ पे 0 लेंथ है और इधर कितना है? l लेंथ है। थोड़ा सा हाई लेवल का है, मैं पहले ही बोला था। अगर तुम कहते नहीं करवाने के तो नहीं करवाते, अभी भी बंद कर सकते हैं। कर दें? सबके मुंह पे उड़े हुए हैं तोते, चिड़िया उड़े नहीं उड़े? तो फिर चलो इधर देखो, बोलो इधर से क्या लिखेंगे? m/l ओमेगा स्क्वायर। अच्छा x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है? x स्क्वायर बाई 2, x स्क्वायर बाई 2। अब बोलो अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट कर देंगे कि नहीं कर देंगे? बोलो क्या आएगा? m ओमेगा स्क्वायर l 2 और l स्क्वायर, एक l से कट जाएगा क्या? 1/2 m ओमेगा स्क्वायर l। सुपर स्टार क्वेश्चन, जल्दी करो फटाफट।